बड़े बंगले में हाउसवाइफ बहू की पहली दिवाली। ये 2 साड़ियां माँ की हैं और ये 2 कुर्तियां मेरी खराब हो गई हैं और ये 2 1-1 मीटर के प्रिंटेड कपड़े हैं। दिवाली भी आ रही है तो मैं सोच रही हूँ कि इन्हीं से कुछ बना दूं। माँ भी ना खुश हो जाएंगी। सोना अपने सामने कपड़ों को फैलाए हुए बैठी हुई थी कि तभी कमरे में उसकी माँ आ गई और अरे सोना, हमने सफाई की थी, कुछ पता है कि रसोई का बड़ा वाला चम्मच कहाँ रख गया है? हाँ माँ, जो बर्तन कम इस्तेमाल में आते हैं उनको मैंने भरकर रख दिया है बड़े वाले डिब्बे में, उसमें से निकाल लो। अच्छा वैसे ये बता कि तू इन कपड़ों को फैलाकर क्या कर रही है? माँ कुछ नहीं, बस आपकी ये बेकार साड़ियाँ थी और मेरे पास भी कुछ कपड़े थे जो कि खराब हो गए थे, तो मैं इन्हें बिछाकर यही सोच रही थी कि क्यों ना दिवाली के लिए इन्हीं में से कुछ सिल लूं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे भी हर साल तू तो ऐसे ही बेकार कपड़ों में से कुछ नया सा बना देती है। बहुत अच्छी बात है, सिल ले अगर तू कुछ सिल लेगी तो। हेमा की बात को सुनकर सोना बस मुस्कुरा दी और उसने साड़ी और कुछ कपड़ों के टुकड़ों में से कपड़े बनाने का हिसाब लगाना शुरू कर दिया। माँ ने तो इन साड़ियों को काफी पहन लिया है, तो मैं इन साड़ियों में से माँ के लिए कुछ नहीं बनाऊंगी, अपने लिए बना लेती हूँ और अपने कपड़ों में से माँ के लिए कुछ सिल दूंगी, ये अच्छा रहेगा। सोना ने ऐसे बोलकर अपने लिए अपनी माँ की साड़ियों में से अनारकली ड्रेस काट ली और अपनी बेकार कुर्ती वगैरह में से उसने अपनी माँ के लिए सूट निकाला। सोना ऐसे ही सिलाई करना जानती थी, वो गरीब लड़की थी, तो वो ऐसे ही जुगाड़ से किसी भी त्योहार वगैरह पर अपनी कमियों को पूरा कर लेती थी। अभी भी दिवाली का त्योहार आने वाला था और दिवाली के ही लिए सोना ने अपने हाथों से अपने लिए एक अनारकली ड्रेस बनाई और अपनी माँ के लिए उसने एक सूट बनाया। जब ये दोनों ही चीजें सिल गईं तो उसने उनके ऊपर हाथ से ही थोड़ी कढ़ाई वगैरह कर दी, जिससे कि दोनों माँ बेटियों के कपड़े बहुत ही सुंदर लगने लगे और दोनों ने उन कपड़ों को दिवाली पर पहना। माँ ये देखो, मैंने अपने लिए ये ड्रेस सिली थी आपकी साड़ी में से, बताओ कैसी लगी है? बहुत ज्यादा सुंदर। मैं तो हमेशा से तुझे यही बोलती हूँ कि तू तो जुगाड़ से पुराने कपड़ों को भी ऐसा बना देती है कि वो पहचानने में ही नहीं आते। सच में मेरी बेटी बहुत ही समझदार है। मायके में माँ ने मेरे हाथों के सिले हुए कपड़े पहनती थी और कितनी खुश होती थी। हर दिवाली में ही माँ को कपड़े बनाकर पहनाती थी मैं, लेकिन अब तो मेरी शादी हो गई है और मुझे ससुराल भी बड़े बंगले वाला मिला है। पता नहीं ये लोग मेरे हाथों से बने हुए कपड़े पहनेंगे भी या नहीं। सोना अपने ससुराल में बैठी हुई अपने मायके के दिनों को याद कर रही थी। उसने अपनी सारी साड़ियों को अपने आगे फैलाया हुआ था और वो अपने पुराने दिनों को याद कर रही थी। सोना एक गरीब लड़की थी जिसकी शादी एक बड़े बंगले में हो गई थी। सोना के पास सब कुछ था। उसका ससुराल शहर के अमीर घरानों में शामिल किया जाता था। उसके घर में नौकर चाकर थे और वहां किसी चीज की भी कमी नहीं थी, लेकिन इस सब के बावजूद भी सोना को फिजूल खर्ची पसंद नहीं थी। वो अभी अपनी साड़ियों को फैलाए हुए बैठी ही थी कि तभी कमरे में उसकी नंद आई। यहाँ घर में तकाने के लिए तो सभी को मैं ही फालतू नजर आती हूँ। पता नहीं ये सोना भाभी भी कहाँ घुसी हुई बैठी है। सोना भाभी, कमरे में तो हो। अरे ज्योति, तुम बोलो, क्या हुआ? आपको सारे बंगले में ढूंढा है मैंने। चलो बाहर आओ, बाहर दादी माँ और माँ आपको बुला रही हैं। आप ऐसे कमरे में घुसी हुई बैठी ही क्यों हो? पता नहीं है आपको कि दिवाली आ रही है? घर में कितने सारे काम हैं और आप आराम से अपने कमरे में आराम फरमा रही हो। नहीं ज्योति, मैं तो अपनी अलमारी को समेट रही थी। देखो ना कितनी साड़ियाँ बेकार हैं, बस इन्हें ही निकाल रही थी। वैसे ज्योति, मुझे जरा भी ना चीजों को बेकार करना पसंद नहीं है। ये सारी साड़ियाँ नई जैसी ही हैं। वो तो बंगले में माँ एक जैसी साड़ी को 3 बार से ज्यादा नहीं पहनने देती, तो इस वजह से ये बेकार हो गई हैं। लेकिन तुम चाहो तो मैं इनसे बहुत अच्छी अच्छी ड्रेसेस बना सकती हूँ। बोलो, क्या तुम मेरे हाथों से सिली हुई ड्रेस इस दिवाली पर पहनना चाहोगी? मैं और इन पुरानी साड़ियों में से सिली हुई ड्रेस पहनूं? अरे सच्ची, पता भी नहीं चलेगा कि तुमने पुरानी साड़ियों में से बनी हुई ड्रेस पहनी हुई है। मैं इतनी अच्छी ड्रेसेस बना दूंगी ना कि सभी लोग देखते रह जाएंगे। बोलो, क्या मैं बना दूं? पता है, मैं ना मायके में ऐसे ही पुराने कपड़ों में से बनी हुई ड्रेसेस पहनती थी और सभी को तो वो बहुत ही ज्यादा पसंद आती थी। सोना की बात को सुनकर ज्योति कुछ देर को शांत रही और फिर वो उससे अकड़ते हुए बोली, आपका दिमाग तो सही है ना? आपकी शादी हुई यहाँ 6 महीने होने वाले हैं, लेकिन आप अभी तक भी बंगले की बहू नहीं, बस एक गरीब की लड़की ही हो। भाभी, क्या मतलब है आपका कि मैं दिवाली पर आपकी पुरानी साड़ी में से बनी हुई ड्रेस पहनूं? लेकिन क्यों? मेरे पास पैसे नहीं है या फिर मेरी औकात नहीं है? क्या बोलना चाहती हो आप? अरे नहीं नहीं ज्योति, तुम तो मेरी बात को गलत ले गई। ऐसा मेरा कोई भी मतलब नहीं था, मुझे माफ कर दो। भाभी, आपकी बात ही तो ऐसी है, इसलिए तो हम आपको पसंद नहीं करते हैं। चलो अब बाहर आ जाओ, बेकार की बातें न बनाओ। दादी माँ और माँ आपको बुला रही हैं। ज्योति ऐसे बोलकर मुंह बनाकर सोना के कमरे में से आ गई।
सोना भी उदास सी होकर अपने कमरे से अपने बंगले के बड़े हॉल में पहुंची, जहां पर सभी नौकर और घरवाले खड़े हुए थे। सोना के घर में उसकी सास, दादी सास, 2 जेठानियां, नंद, ससुर, 2 जेठ और सोना का पति थे। सभी घर के मर्द काम पर लगे हुए थे और घर की औरतें ही घर की जिम्मेदारी को संभाल रही थी। जी माँ जी और दादी सास जी, मैं आ गई। आजा बहू, हम सभी कब से तेरा इंतजार कर रहे थे। अच्छा अब सुनो सभी, अब बहू भी आ गई है तो मैं तुम सभी को बता देती हूँ कि आज हम सभी अपने बंगले की दिवाली की सफाई कर रहे हैं। ठीक है, एक एक कोना घर का खेल उठना चाहिए। ये बात सभी घर में नौकर और घर के सदस्य अच्छे से समझ लें। अब मैं बता देती हूँ कि कौन कौन और कहाँ कहाँ की सफाई देखेगा। अरुणिता बहू, तू बंगले के बाहर की सफाई करेगी। पूरा बंगला बाहर से अच्छे से साफ करवाना तेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि सभी लोग जब बाहर से आएंगे तो घर बाहर से ही साफ दिखाई देना चाहिए। बाकी मेघा बहू, तू छत को साफ करवाना और सोना बहू, तू बंगले को अंदर से साफ करवाएगी। समझ आया? और मैं दादी, मुझे भी कुछ करना है क्या? मैं आराम से जाकर आराम कर लूं? ज्योति, तू अच्छे से जानती है ना कि तेरी दादी को काम के वक्त पर काम और आराम के वक्त पर ही आराम अच्छा लगता है, तो फिर तू ऐसी बात कैसे कर सकती है? सोना बहू अंदर से अकेले थोड़ा ही पूरा बंगला साफ करवा देगी, तू भी तो उसकी मदद करेगी। सोना बहू, आधा बंगला तू साफ करना और आधा ज्योति साफ करवाएगी, ठीक है? और मैं माँ जी, मुझे कुछ नहीं करना है क्या? क्यों नहीं करना है? जब सभी मेरी पोता बहुएं और पोती काम करेगी तो मैं अपनी बहू को कैसे खाली रहने दूंगी। आजा, तू मेरे बालों में तेल डाल दे। आशा सभी को काम पर लगाकर खुद आराम से तेल डलवाने को बैठ गई। सभी बहुएं अपने साथ 2-2 नौकर लेकर जाकर सफाई करने लगी। बंगला बहुत ही ज्यादा बड़ा था। बंगले में एक बड़ा सा मैदान था, बहुत सारे कमरे थे और हर चीज बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। सबसे पहले अरुणिता ने नौकरों को बाहर से बंगला साफ करने का ऑर्डर दे दिया। सुनो, सबने पहले सभी मिलकर पूरे बंगले को अच्छे से साफ करना है और कहीं भी कोई मकड़ी का जाला या धूल का गुच्छा रहना नहीं चाहिए। एक एक दीवार को चमका दो और उसके बाद मैं तुमसे गार्डन साफ करवाऊंगी। कितना काम करवाते हैं यहाँ पर सभी लोग मुझसे। थोड़ा आराम कर लेती हूँ, इतने में ये लोग बंगले को सभी तरह से साफ कर देंगे। अरुणिता अपने नौकरों को ऑर्डर देकर खुद आराम से आराम करने लगी। सभी नौकरों ने सभी तरफ से बंगले को झाड़कर साफ कर दिया, जिसके बाद वो अरुणिता के पास आई। मालकिन, हमने सभी तरफ से बंगले को साफ कर दिया है, अब बताइए कि और क्या करना है। साफ कर दिया है? बहुत अच्छी। तो अब तुम लोग गार्डन भी साफ कर दो। ये फाउंटेन, ये घास भी काट देना, समझे? और ये जो किनारे वाली घास है इसको भी कैंची से एक समान कर देना। जी मालकिन। अरुणिता की बात को सुनकर सभी नौकर फिर से सफाई में लग गए। एक तरफ बंगले की बाहर से सफाई कुछ इस तरह से हो रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ छत की सफाई को मेघा संभाल रही थी। हे भगवान, इस इतनी बड़ी छत को मुझे साफ करवाना पड़ेगा। बंगले की छत पर आकर तो ऐसा लगता है कि जैसे कि मैं शहर में किसी बड़ी पार्क में आ गई हूँ। देखो, मैं तुम लोगों को बार बार तो नहीं बताऊंगी, बस अभी ये समझ लो। शांता, आप अपने साथ 2-4 नौकर ले जाकर जो छत को पौधों वाला एरिया है ना, उसको साफ करो। और हाँ, ग्रास कार्पेट को उठाकर 10-20 गमलों को सरका कर सफाई करना। बाकी के नौकर छत का रेस्टिंग एरिया साफ करेंगे और तुम 2 लोग छत की झाड़ू लगाकर इसको धोना। ये सभी मेरे पास आएंगे, फिर मैं बताऊंगी कि आगे क्या करना है। मेघा की बात को सुनकर सभी नौकर काम पर लग गए। बंगले की छत बहुत ही ज्यादा बड़ी थी, जिसकी वजह से नौकरों ने बंटकर काम करना शुरू किया। छत पर एक गार्डन जैसा एरिया बना हुआ था, जिसमें फूल पौधे लगे हुए थे। कुछ नौकर उसे साफ करने को पहुंचे। मालकिन ने बोला है कि एक एक गमले को सरकाने के बाद काम करना है, समझ आया? इसलिए सभी अच्छे से काम करना। शांता, जो कि घर की पुरानी नौकरानी थी, वो सभी नौकरों को गाइड कर रही थी। थोड़ी ही दूरी पर छत पर छप्पर डालकर एक ऐसी जगह बनाई हुई थी जहां घर वाले बरसात वगैरह का मजा लेते थे। कुछ नौकर उस जगह को साफ कर रहे थे। ये मत सोचना कि मैं तुम लोगों को देख नहीं रही हूँ, तो तुम लोग बस चालू सा काम कर दोगे। मैं यहीं पे हूँ और सभी पर नजर है मेरी। सारे नौकर ऐसे ही अपना अपना काम करने में बिजी थे। मेघा आराम से छत के कोने में बैठकर रील्स देख रही थी। कुछ ही देर में सभी नौकरों ने लग मिलकर सारी छत को साफ कर दिया, जिसके बाद वो सभी मेघा के पास आई। हाँ, हो गया काम। चलो, तो अब जो छत पर कमरा बना हुआ है, सभी लोग उसको साफ करने में जुट जाओ। आओ मेरे साथ।
मेघा ऐसे बोलकर सभी नौकरों को अपने साथ कमरे में ले आई, जहां उसने तो सभी को सफाई में लगा दिया और वो आराम से कमरे के सोफे पर बैठकर फोन चलाने लगी। वहीं दूसरी तरफ ज्योति भी नौकरों से काम करवा रही थी। चलो अच्छा है, मैंने काफी काम निपटा दिया। अब बस एक चीज रह गई है, ये भी साफ हो जाए तो फिर मैं फ्री हो जाऊंगी। सुनो, देखो हमने काफी जगह की सफाई कर दी है। जो भी दादी ने बोला था वो सब साफ हो गया है। तो अब आखिरी चीज, इस बालकनी को भी आप जल्दी से साफ कर दीजिए। दीपक, तुम इन सभी से अपनी निगरानी में काम करवाओ। जी मालकिन। चलो जल्दी से सभी मिलकर बालकनी को साफ करो और काम अच्छे से होना चाहिए। बस अच्छे से नहीं, बहुत ज्यादा चाहिए, समझ आया? ज्योति की बात पर सभी नौकरों ने बस अपनी गर्दन को हिला दिया। बंगले की बालकनी भी छोटी सी नहीं थी। बालकनी में एक बहुत ही प्यारी लकड़ी का झूला था। साथ ही वहां पर भी काफी पौधे और फूल रखे थे। सभी नौकर मिलकर उस जगह को भी साफ करने लगे। वहीं दूसरी तरफ सोना घर के हॉल वगैरह को साफ करवा रही थी। अरे वाह, आप लोगों ने तो बहुत ही जल्दी और बहुत ज्यादा अच्छे से सारे कमरों को साफ कर दिया, लेकिन अभी सबसे बड़ा हॉल साफ करना बाकी है। चलिए, आप लोग थक गए होंगे और मुझे भी ऐसे ऑर्डर देकर काम करवाना अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं भी अब आपके साथ सफाई करवाती हूँ। अरे नहीं नहीं मालकिन, आप क्यों हमारे साथ काम करवाओगी? ये तो हम नौकरों को भी अच्छा नहीं लगेगा कि हमारी मालकिन काम करवा रही हैं। आप लोग ऐसा क्यों सोच रहे हो कि मैं आपकी मालकिन हूँ तो मैं कोई काम नहीं कर सकती हूँ? चलिए सभी मिलकर काम करेंगे तो काम और भी जल्दी होगा। सोना सभी नौकरों को बहुत पसंद थी। सोना ने अपने सिर पर सफाई का कपड़ा बांधा, उसने अपने साड़ी के पल्लू को भी लपेटा और वो नौकरों के साथ अपने बंगले का बड़ा हॉल साफ करने लगी। नौकर भी सोना की इस सादगी को देखकर काफी ज्यादा खुश थे। सोना को अपनी अमीरी का जरा भी घमंड नहीं था। कुछ ही देर में सभी घर वाले सफाई करके आशा और शालिनी के पास आ गए। हो गई सफाई? वैसे आज तो मेरे घर में सभी ने बड़ी मेहनत की है। दादी, सबसे ज्यादा मेहनत तो मैंने की है, सच्ची। हाँ, मेरी पोती ने आज बड़ा काम किया है। अरे सोना बहू नहीं आई अभी तक, कहाँ है? हो सकता है माँ जी कि अभी सोना का काम नहीं निपटा हो। मेरा भी काम पूरा हो गया माँ जी। सोना की बात को सुनकर सभी ने पीछे देखा और सभी सोना की हालत को देखकर हैरान हो गए। सोना खुद पूरी धूल मिट्टी में सनी हुई थी। उसके सिर पर भी नौकरों की वाला सफाई का कपड़ा बंधा हुआ था, जिसको देखकर उसकी जेठानियां बोली, तुम खुद सफाई कर रही थी या करवा रही थी? दोनों ही बातें हैं जेठानी जी, मैंने नौकरों से भी करवाई और खुद भी की। तुम कब इस बंगले की बहुओं जैसे बर्ताव करना शुरू करोगी सोना? खुद सफाई कौन करता है? जितने भी गरीब होते हैं ना भाभी, उनकी हरकतें ऐसे ही देखने को मिलेंगी। माँ बाप इनको समझाते क्यों नहीं हो कि इस घर की बहू ये है, नौकरानी नहीं है। भाभी, आपको पता है ये मुझसे क्या बोल रही थी? ये बोल रही थी कि मैं इनके हाथ की सिली हुई इनकी पुरानी साड़ी की ड्रेस बनाकर दिवाली पर पहनूं। ऐसा क्या? ऐसा बोला सोना ने? नहीं, वो मैं तो बस इसीलिए बोल रही थी कि वो साड़ियाँ ज्यादा पुरानी नहीं है तो मैं उनमें से ड्रेस सिल देती हूँ। तुम ना एक बात समझ लो कि हम लोग गरीब नहीं हैं। अपनी इस गरीब सोच को भी ना इसलिए बदल दो, समझ आया? अच्छा अच्छा, चलो बस करो, खत्म करो ये बातें। सोना, अपने तौर तरीकों को ना थोड़ा सा बदल। बहुएं सही बोल रही हैं। ठीक है माँ जी। शालिनी ने सोना को डांट कर समझा दिया, जिसके बाद सभी ने सोना को सुनाना बंद किया। ऐसे ही देखते देखते 1-2 दिन और गुजरे और आज सोना का पूरा परिवार एक साथ एक बड़े मॉल में दिवाली की शॉपिंग करने को आया हुआ था। वो लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में शॉपिंग करने को निकले थे। सुना बहुआ, जिसका जो भी सामान लेना हो बस अभी ले लेना, क्योंकि अब दिवाली में बस 2-4 दिन ही बचे हुए हैं, तो हो सकता है कि फिर तुम लोगों का घर से बाहर निकलना ना हो। आशा की बात को सुनकर सभी बहुओं ने शॉपिंग करना शुरू कर दिया। मेघा, अरुणिता और ज्योति तीनों बिना पैसों की फिक्र किए शॉपिंग कर रही थी। अरे वाह, यहाँ पर तो कितनी प्यारी प्यारी साड़ियाँ हैं, तो पूरी 5 साड़ियाँ लूंगी मैं भी क्या किसी से कम हूँ? मैं भी कम से कम 3-4 साड़ियाँ लूंगी। दादी, मैं तो लड़की हूँ, मैं साड़ी वाड़ी नहीं खरीदूंगी। मैं जा रही हूँ लड़कियों के डिपार्टमेंट में जहाँ मॉडर्न कपड़े मिलते हैं, तो मैं वहाँ से बढ़िया सी ड्रेस खरीदूंगी। ज्योति की बात को सुनकर आशा ने उसे उसकी मर्जी के कपड़े खरीदने जाने की इजाजत दे दी। ऐसे ही तीनों भाई और गोपाल भी अपने लिए कपड़े ले रहे थे। अरे बच्चों, मुझे बताओ, इस बार क्या मैं बादामी रंग का कुर्ता ले लूं दिवाली के लिए? हाँ बाबा, जरूर, ये रंग तो आपके ऊपर काफी अच्छा भी लगेगा, बिल्कुल ले लो। अच्छा बाबा, मुझे बताओ, मैं इस बार काले रंग का कुर्ता पजामा ले लूं क्या?
अरे नहीं भैया, दिवाली तो उजाले का त्योहार है, ऐसे में काला रंग अच्छा नहीं लगेगा। मेरी मानो तो आप सफेद कुर्ता पजामा लो, ज्यादा अच्छा लगेगा। बाबा जरा एक नजर मेरी पसंद का कुर्ता पजामा तो देखना, ये अच्छा तो लग रहा है ना? हाँ बहुत अच्छा है बेटा, ले ले तू, इसमें अच्छा लगेगा तू। सभी की शॉपिंग इसी तरह से जारी थी। ऐसे ही सब अपनी अपनी मर्जी का सामान खरीद रहे थे, लेकिन उन्हीं के बीच सोना भी थी, जिसको ये सब काफी अजीब लग रहा था। मेरा तो दिल ही नहीं कर रहा है इतनी महंगी महंगी साड़ियों को खरीदने का। यहाँ तो सबसे सस्ती साड़ी का रेट भी 5,000 है। क्या करूँ? एक काम करती हूँ, बस एक तो साड़ियाँ ले लेती हूँ, बाकी जो मेरे पास कपड़े हैं मैं उनसे काम चला लूंगी। लेकिन मेरी समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं कौन सी लूं। अरे शांताबाई यही हैं, इनसे पूछ लेती हूँ कि मुझे कौन सी साड़ी लेनी चाहिए। शांताबाई। सोना अपनी काम वाली से पूछने को जा ही रही थी कि तभी उसने कुछ सुना। हाँ बच्चों, मैंने बोला तो है कि जब मेरे काम के पैसे मिल जाएंगे तब मैं तुम्हारे लिए दिवाली के कपड़े जरूर खरीदूंगी। अच्छा मैं फोन रख रही हूँ, हाँ मैं काम पर हूँ। हाँ बच्चों को तो समझाना बड़ा ही मुश्किल है। अब मैं उनको कैसे बताऊं कि उनकी माँ गरीब है। उनको वो सब चीजें मैं नहीं दिलवा सकती हूँ जिनकी वो मुझसे तमन्ना करते हैं। शांताबाई की ये बात सोना ने सुन ली, जिससे कि उसका मन भर आया। अरे नहीं, मैं तो बंगले में रहकर ये भूल ही गई थी कि गरीबों के लिए तो ये त्योहार भी खुशियां लेकर नहीं आते हैं। शांताबाई की बात को सुनकर तो मुझे मेरी माँ का ध्यान आ गया। जब से माँ से दिवाली पर कपड़ों को बोलती थी मैं, और मुझे मेरी माँ समझा देती थी। हमारे घर के नौकर इतने बड़े बंगले में काम तो करते हैं, जो भी हो मैं इन सभी की दिवाली में अब रंग भरूंगी। सोना सोच चुकी थी कि अब अपने घर के नौकरों की वो मदद करेगी। कुछ ही देर में सभी की शॉपिंग खत्म हो गई और अब घर जाने की बारी थी। चलो भाई, अगर शॉपिंग हो गई हो तो फिर घर चलते हैं। नहीं नकुल जी, अभी नहीं। क्यों, अब क्या चीज छूट गई? कुछ लेना नहीं है, बस दिवाली के लिए थोड़ा सा पार्लर और सैलून का काम था। तुम्हें भी है क्या मेघा? हाँ जी मुझे भी है, त्योहार तो मेरे लिए भी है ना। अरे तो फिर देरी क्यों कर रही हो? जितना जल्दी हो सके काम को निपटाओ। जाओ जल्दी से होकर आओ सैलून और पार्लर। सोना बहू, तुझे कोई काम नहीं है इन जगहों का? नहीं दादी माँ जी, मैंने कभी ऐसी जगहों पर आना जाना नहीं किया, मुझे कोई काम नहीं है। इनमें तो कभी बड़े लोगों के जैसे शौक आएंगे ही नहीं। खैर हमें क्या, दिवाली पर जब बस खुद का ही चेहरा मुरझाया हुआ दिखाई देगा तब कोई हमसे कुछ न बोले। मेघा ऐसे बोलती हुए अरुणिता और ज्योति के साथ पार्लर चली गई और वहां पर भी उन्होंने खूब पैसे उड़ाए। सोना अपने ससुराल वालों के साथ घर वापस आ चुकी थी और घर आती सोना अपने कमरे में चली गई और उसने वही पुरानी साड़ियां निकाली जो उसने सफाई वाले दिन निकाली हुई थी। मुझे लगता है कि मेरी इस हरकत की वजह से मेरे घर वाले मेरे ऊपर गुस्सा करेंगे, लेकिन अच्छा काम करने से घबराना नहीं चाहिए। हमारे बंगले में तो दिवाली के दिन खूब रौनक होगी, लेकिन मैं ये नहीं चाहती हूँ कि इस बंगले में काम करने वाले लोगों के घर और खुशियां सुनी रह जाएं। इसलिए अब मैं यहाँ काम करने वाले नौकर के लिए अपने हाथों से कपड़े बनाऊंगी, वैसे ही जैसे मैं मायके में अपने और अपनी माँ के लिए बनाती थी। लेकिन इतने कपड़ों में मेरा काम नहीं बन पाएगा। मुझे माँ जी और बाबा वगैरह से भी उनके पुराने कपड़े मांग लेने चाहिए। सोना ने अपना प्लान किसी को भी नहीं बताया और वो अपने सास ससुर और दादी सास से उनके पुराने कपड़े निकालवा कर ले आई। वैसे बहू तू ये बेकार के कपड़े इकट्ठा कर क्यों रही है? माँ मुझे कुछ करना है, आपको पता चल जाएगा। सोना ऐसे बोलकर वो कपड़े अपने कमरे में ले गई, जहां पर उसने सभी नौकरों के लिए कपड़े बनाने शुरू किए। नौकर तो काफी ज्यादा है, मैं सभी के लिए कपड़े सिल तो नहीं सकती हूँ, लेकिन हाँ मैं इन्हीं कपड़ों को ऐसा बना सकती हूँ जिससे कि पुराने भी ना नए लगे और ऐसे ही पहनने में भी आ जाए। सोना ने ऐसे बोलकर अपना काम करना शुरू किया। अभी बस वो कुछ साड़ियों को काट कर उनसे ड्रेस सिलने को ही बैठी थी कि तभी उसकी जेठानियां और नंद बाजार से आ गईं और सोना को सब कुछ समेट कर रखना पड़ा। मुझे ये काम छिपकर करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर किसी ने भी मुझे ये सब करते देख लिया तो फिर से मुझ पर डांट पड़ जाएगी। सोना ऐसे ही बड़ी सावधानी से अपना काम कर रही थी। ऐसे ही कुछ दिन और गुजरे और आज दिवाली का दिन था। सुबह से ही बंगले में खूब रौनक हो रखी थी। सभी नौकर और बहुएं कामों में लगी हुई थी। कोई लाइट लगा रहा था तो कोई घर को समेटने में लगा हुआ था। ऐसे ही सिलसिला जारी था कि तभी आशा ने सभी को अपने पास बुलाया और सुना सभी, अब बाकी के काम बाद में करना। पहले मुझे ये बताओ कि दिवाली की मिठाई कहाँ से और कौन कौन सी मंगवानी है। दादी सास जी, मैं तो ये कहने वाली थी कि आप कहीं से भी मिठाई मत मंगवाना। मैं हूं ना, मैं घर में ही मिठाई बना लूंगी। क्या है ना कि दिवाली पर मिठाई की मांग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो कोई भी मिठाई शुद्धता से नहीं बनाता। घर में मिठाई बनेगी तो वो लोगों को भी अच्छी लगेगी और वो सेहत को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। लो कर लो बात। अरे तुम्हारे भेजे में भेजा है भी या नहीं? फिर से मुंडी खाली है। क्या मतलब जेठानी जी? मैं तो सभी के बारे में सोचकर ही ये बात बोल रही हूँ।
अगर तुम्हारी नक्शे कदम पर रही ना तो सारे जमाने में तुम हमारी बेइज्जती ही करवा कर मानोगी सोना। अरे क्या जरूरत है हम लोगों को घर में मिठाई बनाने की? हम अच्छी से अच्छी दुकान पर से मिठाई और पकवान खरीद सकते हैं। या तुम चाहती हो कि हमारे घर पर मेहमान आए और हम उनके नाम किसी ब्रांच के नहीं बल्कि तुम्हारी बनाई हुई मिठाई रखें? लेकिन बहू, घर की बनी हुई मिठाई में दिक्कत क्या है? मुझे तो इसमें कोई कमी नहीं लगती। ठीक है बहू, मेरी तरफ से इजाजत है, जो भी तेरा दिल करे तू बना ले। लेकिन हाँ, सारी चीजें तू नहीं बना पाएगी क्योंकि हमारे बंगले में बहुत कुछ आता है, समझ आया? ठीक है माँ जी, जो भी मुझसे हो पाएगा मैं सब बना लूंगी, बाकी की चीजें आप बना लेना। सोना की बात सुनकर उसकी सास और दादी सास बस मुस्कुरा दी। सोना भी रसोई में पकवान और मिठाइयां बनाने को चली गई। ऐसी अब शाम होने को आई थी और अब घर के सभी नौकर चाकर भी जाने की तैयारी कर रहे थे। अरे शांता, कमला, दीपक, राजू और मोहन सभी यहाँ पर आओ और बाकियों को भी लेकर आना। आशा ने सभी नौकरों को बुला लिया। सभी उसकी आवाज सुनकर उसके पास आ गए। सभी घरवाले भी वहां थे। ऐसे में आशा ने एक बैग निकाला और उसके अंदर से सभी नौकरों को दिवाली के तोहफे के रूप में ड्राई फ्रूट्स के पैकेट्स गिफ्ट करने लगी। ये लो मेरी तरफ से तुम सभी के लिए दिवाली का तोहफा। अब चाहे इंसान अमीर हो या गरीब, दिवाली का त्योहार तो हर किसी का होता है। ये लो, हैप्पी दिवाली। शुक्रिया बड़ी मालकिन जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे मालिक आपको कहीं नहीं मिलेंगे जो अपने नौकरों का भी इतना ख्याल रखते हैं। वो तो है मालकिन। ये मौका बिल्कुल सही है। चल सोना, तू अपना तोहफा भी सभी को दे दे। आप सभी हमारे घर में काम करते हो, सुबह से शाम तक का अपना सारा वक्त यहीं गुजारते हो, हमारे साथ काम करवाते हो, तो इसीलिए मैं भी आप लोगों को कुछ देना चाहती हूँ। सोना ऐसे बोलकर अपने कमरे में गई और वहां से वो अंदर से अपने हाथों से सिले हुए कपड़े ले आई। मैंने आप सभी के लिए अपने हाथों से कारीगरी करके ये कपड़े बनाए हैं। ये बिल्कुल कोरे कपड़ों में से तो बने हुए नहीं है, लेकिन हाँ, ये कपड़े वो कपड़े हैं जो बहुत कम इस्तेमाल में आए थे, तो मैंने इन्हें आपके पहनने के लायक कर दिया है। शांता जी, मैंने वहाँ मॉल में आपकी बात सुन ली थी। आपके बच्चों को कपड़े चाहिए थे ना, तो देखिए मैंने आपकी छोटी छोटी सी गुड़ियों के लिए भी 2 ड्रेसेस बना दी। अब दिवाली तो सभी का त्योहार है ना, मेरी तरफ से ये तोहफा भी खुशी से रखिए। सोना की बात सुनकर सभी नौकरों की आंखें भर आईं। उन्होंने खुशी से उसके बनाए हुए तोहफों को अपनाया और मैं सच में बता नहीं सकती हूँ कि मालकिन, आज आपने मेरे ऊपर कितना बड़ा एहसान किया है। मेरे बच्चों की दिवाली आपकी वजह से रोशन हो गई। मालकिन, बच्चों के कपड़े तो मैंने कैसे कैसे बना दिए थे, लेकिन परिवार उदास था कि मैं क्या पहनूंगा। आज आपने मेरे साथ साथ मेरे परिवार को भी खुश कर दिया। मैं बता नहीं सकती हूँ कि आप सभी को खुश देखकर मुझे कितना अच्छा लग रहा है। सच में जाइए और सब खुशियों से अपनी दिवाली मनाइए। सोना के बनाए हुए कपड़े लेकर सभी नौकर खुशी खुशी अपने घर को चले गए, लेकिन सोना को उसकी जेठानियां और नंद घूर रही थी। क्या हुआ? आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? देख रहे हैं कि तुम्हारे अंदर कितनी कम अक्ल है। अरे अब ये दिन आ गए हैं कि हमारे की मालकिन नौकरों को अपने हाथों से बने हुए कपड़े पहनाएंगी। सही बोला मेघा ने, ये क्या किया तुमने? आज तुम्हारे अंदर अक्ल वक्ल है कि नहीं कि इसमें बस भूसा ही भरा हुआ है? मैंने तो बस उन लोगों को 2 पल की खुशी दी है, इसमें गलत क्या है? इसमें सही ही क्या है, आप मुझे बताइए। अरे मिठाई वो आपको घर में बनानी है, मुझे कपड़े भी आपको घर में ही सिलकर पहनाने थे। अपने लिए आपने कोई शॉपिंग नहीं की। आप इस बड़े बंगले में रहने के लायक हो ही नहीं भाभी। आप तो बस एक आम सी हाउसवाइफ हो, ना कि किसी बंगले की मालकिन। सभी सोना को ऐसे ही सुनाने लगे। शालिनी भी उसे घूर रही थी। सभी की बात सुनकर सोना को अपना अच्छा काम भी गलत लगने लगा था कि तभी आशा उसके पक्ष में बोली, चुप करो तुम, बकवास अपनी, और कुछ गलत नहीं किया है सोना बहू ने। अगर वो पैसे बचाती है, फिजूल खर्ची से बचती है, तो ये तो और भी अच्छी बात है। और जो कपड़े हम नहीं पहनते, अगर वो कोई गरीब पहन ले तो इसमें गलत क्या है? गलत सोना बहू नहीं, गलत तुम लोगों की सोच है, समझ आया? सोना बहू, तू इन सभी की बातों पर ध्यान मत दे, तूने कुछ भी गलत नहीं किया है। चलो अब सभी जाकर तैयार हो जाओ, मेहमान बस आने ही वाले होंगे। आशा की बात को सुनकर सोना को थोड़ा अच्छा लगा। ऐसी शाम हो गई और सभी बहुएं और हवेली के लोग तैयार हो गए। पूरी हवेली दिवाली के चिरागों से सोने की तरह चमक रही थी। मेहमान भी शालिनी के घर में आ चुके थे और सभी खुशी से दिवाली मना रहे थे। भैया भाभी, चलो बस बातें बहुत हो गई, अब कुछ खिला भी दो। वैसे क्या है घर में? आप बताएं क्या खाएंगी, घर की बनी हुई मिठाई या फिर बाजार की? अरे घर में भी मिठाई बनाई है, हाँ? अरे तो भाभी बाहर की कौन खाएगा, हमें तो घर की मिठाई दो। ठीक है, तो फिर छत पर आइए, वहीं पर है खाने का पूरा इंतजाम। शालिनी घर में जो भी मेहमान आए हुए थे, शालिनी सभी को अपने साथ छत पर ले गई।
छत पर लाइटें टेबल वगैरह लगे हुए थे, जहां पर सभी ने बहुत शौक से बस घर में बनी हुई मिठाइयां ही खाई। फिर ऐसे ही कुछ देर बाद घर के सभी नौकर सोना के हाथों से सिले हुए कपड़ों मालिकों के बंगले में आए, जो भी सोना की वजह से काफी खुश लग रहे थे। बड़ी मालकिन, हम गरीब नौकर भी तोहफे लाए हैं, ये लीजिए। नौकर? अरे मैं तो इन्हें आपके रिश्तेदार ही समझी थी। हमें सबसे छोटी मालकिन ने अपने हाथों से कपड़े सिल कर दिए हैं ना, इसलिए आपको लगा होगा। अपने हाथों से? क्या बात है, आपकी बहू तो बहुत ही अच्छी है शालिनी जी। वैसे दिवाली का तो मतलब यही है कि दूसरों की जिंदगी में भी रंग भर देना। सही कहा। वैसे आज तो सोना भाभी की वजह से मुझे भी बड़ा गर्व महसूस हो रहा है। ज्योति की बात को सुनकर मेघा और अरुणिता भी बस मुस्कुरा दी। आज सोना की वजह से सभी खुश हो गए थे। फिर क्या था, सभी रिश्तेदारों और नौकरों ने पेट पूजा के बाद गार्डन में जाकर एक साथ अमीरी गरीबी के फर्क को भूलते हुए पटाखे जलाए और खुशी खुशी दिवाली मनाई। आज के बाद से सभी की सोना से शिकायतें भी खत्म हो चुकी थी और सब कुछ ठीक हो चुका था।